Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. Today is our lecture number 4 for Project Management Software Applications course. The course code for this course is PRM 705. Let's take a recap of what we studied in our last lecture. The points included in the last lecture were requirement gathering. We discussed many things about requirement gathering, and I told you that how important it is to gather good requirement, proper requirement for your project. I also told you that without having proper requirements, you cannot most probably be successful on your project. हम लोगों ने डिस्कस किया रिक्वायरमेंट गैदरिंग में देयर वर वेरी लॉट्स ऑफ टेक्निक्स. हम लोगों के रिक्वायरमेंट गैदरिंग में देयर वर मेनी टेक्निक्स व्हिच वी डिस्कस्ड, एंड दोज टेक्निक्स इंक्लूडिंग द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस. हम लोगों ने बात किया क्वेश्चनियर्स के ऊपर. ब्रेनस्टॉर्मिंग में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से एक ग्रुप ऑफ पीपल बैठ के आइडियाज़ को रिफाइन करते हैं और रिक्वायरमेंट्स को आप किस तरह से गैदर करेंगे. फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्वेश्चनियर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके किस तरीके से आप रिक्वायरमेंट्स गैदर कर सकते हैं. हमने डेल्फी टेक्निक में बात की कि फोकस्ड ग्रुप्स को यूज करते हुए रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग को किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है. उसके अलावा देयर वर मैनी अदर टेक्निक्स. हम लोग सबकी सब तो डिस्कस नहीं कर सकते थे, लेकिन कुछ को हमने ज़रूर डिस्कस किया. हम लोगों ने देखा कि एनोनिमसली किस तरह से लोगों से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, हल्की फुल्की बातचीत हम लोगों ने की थी स्टेक होल्डर्स के बारे में कि हाउ इम्पोर्टेंट द स्टेक होल्डर्स आर एंड हाउ यू हैव टू इन्वॉल्व देम. एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड दैट you have to in fact transform your stakeholders who are negatively affecting your project to the positive side. Okay, you have to transfer them to the positive side. Okay, so stakeholders management is also one of very important domains of project management. Rather, I must say that for all those projects, especially which belong from public sector, in those projects stakeholders are very important, very very important. Okay students, उसके बाद हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात की रिगार्डिंग WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के ऊपर हमने बात किया. हम लोगों ने देखा कि WBS होता क्या है, क्यों हमने डिकम्पोज करना है अपने प्रोजेक्ट को. हम लोगों ने डिस्कस किया कि वी नीड टू डिवाइड आवर प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर चंक्स, स्मॉलर मैनेजेबल चंक्स, सो दैट हम उनको बड़े आराम से मैनेज कर सकें, एस्टिमेट कर सकें, उनकी ड्यूरेशन आइडेंटिफाई कर सकें, उनमें रिस्क आइडेंटिफाई कर सकें, उनके ऊपर रिसोर्सेज एलोकेट कर सकें. ये सारी चीज़ें करने के लिए एक प्रोजेक्ट को डिकम्पोज करना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक PMI स्टैंडर्ड में से, PMBOK में से एक स्लाइड देखी और उसकी मदद से हम लोगों ने इसका अंदाज़ा लगाया कि WBS किन किन फेजेस के लिए, किन किन प्रोसेसेस के लिए इनपुट है. और मैंने आपको बताया था कि जिन प्रोसेसेस के लिए WBS इज इनपुट, सो फ्रॉम दैट यू मे फिगर आउट दैट हाउ इम्पोर्टेंट दिस WBS इज. देन स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की WBS की डेवलपमेंट पे. हम लोगों ने डिस्कस किया कि कंट्रोल अकाउंट क्या होता है. फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि वर्क पैकेजेस क्या होते हैं. फिर हम लोगों ने बात किया रिगार्डिंग एक्टिविटीज और टास्क लिस्ट्स. हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि एट कंट्रोल अकाउंट लेवल आप इसको पहले हॉरिजॉन्टल एक बार इसको कंप्लीट डिकम्पोज कर लें. उसके बाद फिर वर्क पैकेज लेवल पे आप एक एक को पकड़ें एंड स्टार्ट इट डिवाइडिंग टू फर्दर मैनेजेबल डिकम्पोज पार्ट्स. तो इसके बाद कुछ और चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी WBS के अंदर कि WBS को बनाना की इम्पोर्टेंस क्या है. WBS शुड बी डिलीवरेबल्स ओरिएंटेड. फिर हम लोगों ने बात की कि किस जगह पे नॉर्मली हम देख रहे होते हैं कि एक्शंस को इंक्लूड करना है. सो there was a huge debate involved related to work breakdown structure. देन स्टूडेंट्स, हम लोगों ने WBS डिक्शनरी में बात की.
और नॉर्मली WBS डिक्शनरी को बता दिया जाता है बट उसके एट्रीब्यूट्स को एक्सप्लेन नहीं किया जाता। ये नहीं बताया जाता कि हाउ WBS डिक्शनरी विल लुक लाइक। और हम लोगों ने एक स्निपेट इंक्लूड किया था which was telling us that how you have to develop your WBS dictionary। उसके अंदर हमने बताया कि सबसे ऊपर आप उसका आईडी लिखेंगे कंट्रोल अकाउंट का, देन आप उसका डेट वगैरह लिखेंगे, देन आप उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, देन रिसोर्सेज आप एक जगह मेंशन करते हैं, देन कुछ रिस्क की जगह थी जहाँ पे यू मेंशन रिस्क, एंड देन देयर वर प्लेसेस वेयर you mentioned the suppositions and constraints for your project, and then there were places where you could mention the expected start date and finish date of your that specific task, and then that whole thing was signed by your project manager and it was logged. Now then we discussed the product breakdown structure। इसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर देखा कि हमने अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से स्मॉलर चंक्स में डिवाइड किया। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट we were shown with a snippet of like WBS and OBS relationship। अगर आप लोगों को याद हो, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से WBS OBS के साथ लिंकअप करेगा, और वहां से हम लोगों ने रिलेट करके रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स की तरफ हम आए, और हमने बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स क्या होता है, किस तरह से ये हमें बताता है कि कौन सा टास्क किस बंदे ने करना है, किस तरह से हम ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि कौन बंदा कौन कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहा है प्रोजेक्ट में, या किस टास्क में कौन कौन लोग शामिल हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोगों ने बात की रिसोर्सेज की कि कितने टाइप के रिसोर्सेज हैं, और इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि देयर वर कॉस्ट रिसोर्स, टाइम रिसोर्स, वर्क रिसोर्स। वर्क रिसोर्स में हम लोगों ने थोड़ा बात किया कि हमने कहा कि वो रिसोर्सेज जो जब एफर्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस करता है। सो एफर्ट ड्रिवन रिसोर्सेज आर नॉर्मली कॉल्ड एज वर्क रिसोर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट मटीरियल रिसोर्स, and these material resources were actually the consumable supplies. In these and in it we discussed about the unit of measurement and different fields related to the material resource, and that was all about our last lecture. So now coming to our today's lecture. Before moving to my today's outline, one thing I must explain you over here which is not included in today's line, and that is the project charter. Okay, you have gone through all your courses, and I am very much sure that all competent teachers of Virtual Campus of Comsets would for sure have told you the method to develop the project charter। तमाम असातिज़ा ने आपको अपने अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन जरूर दिया होगा कि आपने प्रोजेक्ट चार्टर कैसे डेवलप करना है। आई जस्ट वांट टू मेंशन ओवर हियर what is very important is that this project charter is basically the authorizing document to kick off the project। So as a project manager, whenever you go to the market, जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट एलोकेट किया जाए, you just ask your management to issue the project charter। And keep this thing in mind that if you are not issued with the project charter, then there are serious concerns. Then this is in fact you are not authorized to start off with your project. So go back home and study your project charters. Study your previous lectures and understand the importance of project charter. Okay. Student, today's outline. Today we will discuss dependency types. We will discuss lag and lead. हम लोग थोड़ी बात करेंगे रिसोर्स ओवर एलोकेशन के ऊपर, what is it and how we can in fact level resources, resource leveling.
and then network diagram, very important thing. This is very important, and we will show you how to draw network diagram, because your whole software project management applications are dependent on this network diagram. So this is very much important technique. We will discuss critical path method, that what is critical path and how it helps in your project management. We will go through the Gantt chart, what are properties of a Gantt chart, what is in fact a Gantt chart. We will discuss this thing in detail. And then we will discuss about Slack or float, what is Slack, okay. So all these things will in fact are the ingredients of today's lecture. First of all, let's discuss what is predecessor task. So a task or activity that must be started or finished before another task or milestone can be performed. Okay, so predecessor क्या है? वो टास्क जिसके ख़त्म होने के बाद या जिसके शुरू होने के बाद आप अगला काम शुरू या ख़त्म करते हैं. इसका मतलब है कि टास्क ए, अगर मैं ये कहूँ कि मेरा टास्क बी तब शुरू होगा जब मेरा टास्क ए ख़त्म हो जाएगा, तो टास्क ए मेरे टास्क बी का प्रीडिसेसर हो गया. क्यों? क्योंकि टास्क बी उस वक्त तक शुरू नहीं हो सकता जब तक टास्क ए ख़त्म ना हो जाए. इसका मतलब ये हुआ कि टास्क बी डिपेंड कर रहा है टास्क ए पे. सो व्हेन टास्क बी इज डिपेंडेंट ऑन टास्क ए and it has got some relation to task A, then we may say that task A is predecessor of task B. And concept of predecessor is very important, because your whole project will be planned based on this concept. Okay, so you must understand what is a predecessor. Task dependency types. There are 4 different types of task dependencies which are fall in your softwares, and those types are finish to start, FS, start to start, finish to finish, and start to finish. So these are 4 different task dependency types. Okay, now let's see what these task dependencies are in fact. Okay, ये task dependencies है क्या? Finish to start relationship. When we say that 2 tasks has got finish to start relationship, we say A has got a relationship finish to start with task B. That means B cannot start before A is finished. Finish to start, इसका मतलब है कि A का B के साथ क्या रिलेशनशिप है? Finish to start. A finish to start to B. That means A finish होगा तो B start होगा. Okay? A is finish to start to B. इसको मैं इस तरह से भी कह सकता हूं कि अगर आप इसको बेहतर तरीके से मैं आपको समझाना चाहूं तो your task A finish to start to task B. Okay, रिलेशनशिप क्या है? फिनिश टू स्टार्ट का. दिस मीन्स कि टास्क ए जब फिनिश हो जाएगा तो टास्क बी स्टार्ट होगा. ठीक हो गया स्टूडेंट्स? सो रिलेशनशिप जो आपका जो फिनिश टू स्टार्ट का रिलेशनशिप है उसको हमने डिवाइड कर दिया कि ए पे क्या एप्लीकेबल है और बी पे क्या एप्लीकेबल है. सो आप देखिए, आप जरा डेफिनेशन को दोबारा से देखिए. ए एफ एस टू बी का मतलब क्या है कि बी कैन नॉट स्टार्ट बिफोर ए इज फिनिश्ड. जब 2 टास्क के दरमियान इस तरह का रिलेशनशिप हो तो आप कहते हैं कि इन 2 टास्क के दरमियान फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप है. अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो फाउंडेशंस खोदे जाने के बाद ही कंक्रीट डाली जा सकती है. सो पहले फाउंडेशन खुदेंगी तो कंक्रीट डाली जाएगी. क्या ऐसा मुमकिन है कि पहले कंक्रीट डाल दें फिर फाउंडेशन खोद दें? फायदा नहीं है.
सो ये एक कॉन्स्ट्रेंट है हमारे प्रोजेक्ट में, ये कॉन्स्ट्रेंट है. सो ये कॉन्स्ट्रेंट क्या है, ये डिपेंडेंसी क्या है, ये डिपेंडेंसी है कि टास्क ए जो कि है डिगिंग ऑफ फाउंडेशंस, जब वो कंप्लीट होगा तो फिर ही टास्क बी जो कि है पोरिंग ऑफ कंक्रीट विल स्टार्ट. सो टास्क ए और बी का फिनिश टू स्टार्ट का रिलेशनशिप है. कमिंग टू नेक्स्ट रिलेशनशिप, दैट इज फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप. नाउ स्टूडेंट्स, फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप क्या है? अगर हम देखें फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप को तो ये कहता है बी कैन नॉट फिनिश बिफोर ए इज फिनिश्ड. जब तक ए खत्म नहीं होगा उस वक्त तक बी खत्म नहीं हो सकता. तो अगर मैं इस रिलेशनशिप को देखूं तो मैं कहता हूं कि ए का फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप है किसके साथ? बी के साथ. तो किस तरह से हुआ ये चीज कि आपका जो ए टास्क है वो फिनिश होगा तो आपका बी टास्क फिनिश होगा. स्टूडेंट्स गॉट इट? ए टास्क फिनिश होगा तो बी टास्क फिनिश होगा. सो अगर आप देखिए आपको गैंट चार्ट की सूरत में भी शो हो रहा है, टास्क ए ऊपर नजर आ रहा है, एक बार है एंड देन टास्क बी, और रिलेशनशिप का एरो अगर आप देखिए, अगर आप इस चीज को देखें इस जगह पे तो आपको अंदाजा हो रहा है कि रिलेशनशिप किस तरह से बिल्ड हुआ है. इस तरह से आपके सॉफ्टवेयर में नजर आएगा. ओके, सो इसकी एग्जांपल अगर आप देखिए, आप कहेंगे कि अगर आपका टास्क ए है लास्ट चैप्टर रिटन, कोई बुक लिख रहे हैं और उसका एक टास्क है कि आखिरी चैप्टर लिखा जाए, और टास्क बी क्या है? इंटायर बुक लिखी जाए, पूरी किताब लिखी जाए. तो आप क्या कहते हैं कि पूरी किताब कब लिखी जाएगी? जब आखिरी चैप्टर लिखा जाएगा, जब आखिरी चैप्टर लिखा जाना खत्म हो जाएगा. जब ये देखिए स्टूडेंट्स, जब आखिरी चैप्टर लिखा जाना खत्म हो जाएगा उस वक्त पूरी बुक लिखी जानी खत्म हो जाएगी. यू गॉट द कॉन्सेप्ट? सो अब मैं इस डेफिनेशन को अगर दोबारा से पढ़ूं तो आपको बेहतर क्लियर होगा कि अगर मैं कहूं कि ए एफ टू बी रिलेशनशिप है तो क्या होगा? बी कैन नॉट फिनिश बिफोर ए इज फिनिश्ड. बी कैन नॉट फिनिश्ड बिफोर ए इज finished. Okay, so coming to the next relationship, that is start to start. Now students, just have a look at it. Now relationship is start to start, and what definition says? It is A SS to B. A start to B means B cannot start before A starts. B cannot start before A starts. So the relationship over here is, it is A start to start B. So किस तरीके से बन रहा है? Relationship is like this. A, B cannot start before A starts. The relationship starting point पे अगर आप देखिए इस जगह पे तो your relationship is at starting point. So keep this thing in mind that पहली एक्टिविटी प्रीडिसेसर है, दूसरी एक्टिविटी सक्सेसर है, और रिलेशनशिप को आपने रीड आउट उसी तरह करना है कि अगर मैं कहता हूं ए एस एस टू बी, दैट मीन्स बी कैन नॉट स्टार्ट बिफोर ए स्टार्ट्स. ओके स्टूडेंट्स, and it says, or in another words, activity B cannot start after activity A has started. उसी बात को कहने का एक मुख्तलिफ अंदाज. And example to it is project work starts, SS project work starts and project management activity started. क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज स्टार्ट हो सकती हैं प्रोजेक्ट के स्टार्ट हुए बगैर? इज इट पॉसिबल? अगर आपको चार्टर ही नहीं दिया गया, प्रोजेक्ट किक ऑफ ही नहीं हुआ, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी स्टार्ट कर लें? नहीं. मगर जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, जैसे ही अगर आप देखिए, जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा उसी वक्त आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज को. सो रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट टू स्टार्ट है. सिमिलरली अगर हम बात करें स्टार्ट टू फिनिश रिलेशनशिप की,
तो स्टार्ट टू फिनिश रिलेशनशिप में क्या होता है कि ASF टू B कैन नॉट फिनिश बिफोर A स्टार्ट्स। B उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकती जब तक A शुरू ना हो जाए। इसकी एग्जांपल आप देखिए कि न्यू शिफ्ट स्टार्टेड और प्रीवियस शिफ्ट फिनिश्ड। अब आप ये देखिए कि प्रीवियस शिफ्ट के फिनिश हुए बगैर नई शिफ्ट स्टार्ट हो सकती है? इज इट पॉसिबल कि कुछ लोग क्लासरूम में बैठे हैं, अभी उनकी शिफ्ट खत्म नहीं हुई और नए लोग क्लासरूम में बैठ जाएं? ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। सो असल में रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप है कि आपका एक शिफ्ट जब ओवर हो जाएगी तो फिर दूसरी शिफ्ट स्टार्ट होगी। स्टूडेंट्स, आई मस्ट टेल यू ओवर हेयर कि सबसे रेयरली यूज्ड जो रिलेशनशिप है दैट इज स्टार्ट टू फिनिश। ओके, बिकॉज जब आप लोग सोच रहे होते हैं तो आप वी नॉर्मली टेंड टू थिंक इन अ सीक्वेंशियल मैनर। हम लोग एक तरतीब से सोच रहे होते हैं। सो जब भी कभी स्टार्ट टू फिनिश की बात आती है तो हम लोग व्हेन इट इज स्टार्ट टू फिनिश, हम नॉर्मली सोच इस तरह रहे होते हैं कि हम इसको फिनिश टू स्टार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। हम इसको फिनिश टू स्टार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। जिस तरह से अगर मैं ये कह दूं, अगर मैं कहूं कि मेरी एक्टिविटी बी, अब देखिए क्या कह रहा है, कैन एक्टिविटी ए एस स्टार्ट टू फिनिश टू बी, दैट मीन्स बी कैन नॉट फिनिश बिफोर ए स्टार्ट्स। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं इसको? बी खत्म होगी तो ए स्टार्ट होगी, लिख सकता हूं ना स्टूडेंट्स? सो आप देखिए कि और इसके दरमियान क्या रिलेशनशिप है? दिस इज FS। सो मैंने अपने जो मेरी नेचुरल थिंकिंग है उसमें जब भी कभी ये रिलेशनशिप आएगा तो नॉर्मली ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। सो आपका थिंकिंग इस तरह से सीक्वेंस हो जाएगी कि आपको स्टार्ट टू फिनिश के सिनेरियोज बहुत कम मिलेंगे। दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। ओके, so coming up to the next thing, that is leads and lags. Lead और lag क्या होता है? What is lead and lag? Coming up to next thing, that is leads and lags. now हम बात करते हैं कि lead क्या होता है और lag क्या होता है। ठीक हो गया? A lead may be added to start an activity before predecessor activity is completed. मेरी पिछली एक्टिविटी भी कंप्लीट नहीं हुई और मैं नई एक्टिविटी स्टार्ट कर दूं। कोडिंग माइट बी एबल टू स्टार्ट 5 days। नाउ स्टूडेंट्स, आप देखिए कि नॉर्मल सिनेरियो जो है, जो नॉर्मल सिनेरियो जिसमें हम बात कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से होता है। जो आपका नॉर्मल सिनेरियो है, इट इज मेरी एक्टिविटी ए, दिस इज माई एक्टिविटी ए एंड दिस इज माई एक्टिविटी बी। सपोज दे हैव गॉट अ रिलेशनशिप फिनिश टू स्टार्ट। सो जैसे ही मेरी एक्टिविटी यहां पे आके फिनिश हुई तो मेरी एक्टिविटी बी स्टार्ट हो गई। कुछ सिनेरियो ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनमें मुझे ये चीज करना पड़े, मेरी ख्वाहिश हो कि जब मेरी एक्टिविटी ए कंप्लीशन के नजदीक पहुंचे, अभी उसके कंप्लीशन में 3 दिन रहते हूं, तो मेरी एक्टिविटी बी स्टार्ट हो जाए। तो इनफैक्ट मैं ये बात कह रहा हूं, ये जो टाइम है, ये जो ड्यूरेशन है, ये 3 days हैं, ये ओवरलैप कर रहे हैं। दिस इज ओवरलैपिंग टाइम, दिस इज माई ओवरलैपिंग टाइम। मैंने अपनी इस एक्टिविटी को ए के खत्म होने के इतना ड्यूरेशन पहले से स्टार्ट करवा लिया है। सो इनफैक्ट, इन अदर वर्ड्स, मैं इसको ये कहूंगा, अगर सपोज मेरी एक्टिविटी का टोटल ड्यूरेशन दिस वाज 10 days एंड इस एक्टिविटी का टोटल ड्यूरेशन वाज आल्सो 10 days, और मैंने इसको ये 3 days जो है मैंने इसको अगर ओवरलैप करवा दिया तो इनफैक्ट मैंने इसको 3 days का लीड दे दिया। नाउ दिस 3 days इज इनफैक्ट लीड। ये हमारा लीड है। हम लोगों ने 2 एक्टिविटीज को ओवरलैप कर दिया, हमने लीड दे दिया। स्टूडेंट्स, लीड की जरूरत किधर पेश आती है? लीड की जरूरत कहां पेश आती है? जब आप कहते हैं
सपोज करें कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एग्जांपल ले लेते हैं। एक ऑफिस में एक सॉफ्टवेयर टीम बैठी है और वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है। नाउ एक सिनेरियो ये है कि जब सारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाए तो हम लोग उसकी टेस्टिंग स्टार्ट करें। एक और ऑप्शन ये है कि जब 50% सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंप्लीट हो तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर दें अपनी टेस्टिंग साथ साथ, कि जो चीज़ें पहले बन चुकी हैं उनकी टेस्टिंग में स्टार्ट हो जाए और जो जो नहीं बनती जाए वो आगे फ्यूचर में उनकी टेस्टिंग होती जाए। सो अगर मैं ये बात कहूं तो मैं कुछ इस तरह से मेरा ये टास्क जो है, दिस इज डेवलपमेंट एंड दिस इज व्हाट, दिस इज टेस्टिंग। सो अभी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुई, अभी ये मेरी डेवलपमेंट चल रही थी और मैंने इसको यहां रख के क्या किया, मैंने इतना लीड टाइम दे दिया। नाउ दिस ओवरलैपिंग टाइम इज कॉल्ड लीड टाइम। ओके, the second thing here is a lag is inserted, waiting time between activities, waiting time between activities. okay, for example हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं ये सिनेरियो आपको गैंट चार्ट पे नजर किस तरह से आएगा। देखिए दूसरा सिनेरियो ये है कि आपके पास ये एक्टिविटी ए है और आप चाहते हैं कि मेरी एक्टिविटी ए खत्म होने के 3 दिन बाद एक्टिविटी बी स्टार्ट हो। सो रिलेशनशिप तो फिनिश टू स्टार्ट ही है, एक्टिविटी बी। नाउ रिलेशनशिप मेरा दैट इज फिनिश टू स्टार्ट, कि मेरा जो मैं रिलेशनशिप ड्रॉ कर रहा हूं वो तो इस तरह ही ड्रॉ कर रहा हूं, बट क्या हो रहा है कि मेरा यहां पे एक, ये देखिए जस्ट इस चीज को देखिए, इस जगह पे देयर इज अ गैप, ये इतना गैप है, इस दौरान इन दोनों एक्टिविटीज में काम नहीं हो रहा, ब्रेक टाइम है, डेड टाइम है, दिस इज डेड पीरियड बिटवीन टू एक्टिविटीज। सो अगर आप कहें कि ये एक्टिविटी 5 दिन की है और ये एक्टिविटी 5 दिन की है और बीच में आपने 3 दिन का डिले डाल दिया, तो मेरा यहां से लेकर जो यहां तक का टाइम बनेगा दैट इज 5 + 5 + 3 13 डेज। ओके, सो ये जो आपने गैप डाला, इस गैप को आप कहते हैं दिस इज लैग। ये आपने लैग क्रिएट कर दिया। सो व्हाट यू हैव एक्चुअली डन, कि आपकी एक्टिविटी चल रही थी, आपने ये एक्टिविटी यहां स्टार्ट करने के बजाय इधर स्टार्ट कर ली और आपने इतना डेड स्पेस क्रिएट कर दिया बीच में, वो टाइम जिस तरह कोई काम नहीं हो रहा। सवाल ये पैदा होता है स्टूडेंट्स कि व्हाट इज नीड ऑफ दिस थिंग, व्हाई वी आर डूइंग दिस। सो देयर कुड बी सिनेरियोज, सपोज वी टेक एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, और हम लोग लेंटल की एग्जांपल ले लेते हैं कि छत डल रहा है, कंक्रीट पोर हुई। नाउ उस कंक्रीट को ड्राई आउट होने में टाइम लगेगा एंड देन उसके बाद उसके ऊपर फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होगा। सो ये जो कंक्रीट पोरिंग जब हो गई और उसके ऊपर फर्दर काम स्टार्ट होना, इसके बीच में एक गैप है, और वो गैप क्या है, जो टाइम उसको क्योरिंग में लगता है उसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते, उसके ड्राई आउट होने में वो टाइम लगना ही लगना है। सो अगर मैं कहूं कि मेरी ये एक्टिविटी जो है, मेरी एक्टिविटी ए, दिस इज इन फैक्ट कंक्रीट करने की एक्टिविटी, और मेरी एक्टिविटी बी उससे ऊपर का काम शुरू करना है, तो ये 3 दिन का वो टाइम है जिसको मैंने कह दिया लैग, और इसे मैंने कहा क्योरिंग, कि यहां पे मेरा क्योर हो रहा है, यहां पे मेरी कंक्रीट क्योर होगी, कोई काम नहीं हो रहा होगा, दिस इज डेड टाइम, साइलेंट टाइम इन द प्रोजेक्ट। ओके, दिस इज पॉसिबल कि इसके ऊपर कोई और एक्टिविटी परफॉर्म हो रही हो, इसकी पॉसिबिलिटी है कि यहां से कोई और एक्टिविटी स्टार्ट होती हो और यहां तक जाके एग्जीक्यूट होती हो, इस चीज की पॉसिबिलिटी है। मगर हम इस वक्त जो हमारा स्कोप है जो बात करने का, दैट इज अबाउट दीज 2 एक्टिविटीज, इन 2 एक्टिविटीज की हम बात कर रहे हैं इस वक्त सिर्फ। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज अबाउट लीड एंड लैग टाइम, कि लीड टाइम क्या होगा और लैग टाइम क्या होगा। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ओवर एलोकेशन, कि ओवर एलोकेशन क्या है, थोड़ी सी हम बात करते हैं कि ओवर एलोकेशन क्या चीज है। ओवर एलोकेशन इज व्हेन अ प्रोजेक्ट कॉल्स फॉर मोर टाइम देन अ टीम मेंबर हैज। जब आपका प्रोजेक्ट
किसी टीम मेंबर से उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा डिमांड करना स्टार्ट कर दे तो आप कहते हैं कि मेरा रिसोर्स ओवर एलोकेट हो गया है, ओवरलोड हो गया है। ओके, एग्जाम्पल आप इस तरह से ले लीजिए इसकी कि आप एक एक्टिविटी ए पे काम कर रहे हैं और मैनेजमेंट का ख्याल ये है कि ये एक्टिविटी ए आप अच्छी परफॉर्म कर सकते हैं, सो यू हैव बीन एलोकेटेड फॉर दिस एक्टिविटी ए। इस एक्टिविटी ए के लिए आपको एलोकेट कर दिया गया। नाउ स्टूडेंट्स, आप ये देखिए कि उसी टाइम पे कोई और ऐसी एक्टिविटी इनिशिएट हो जाती है जिस पे मैनेजमेंट का ख्याल है कि या तो वो एक्सपर्टीज जो कि वो एक्टिविटी डिमांड कर रही है दैट लाइज ओनली विद यू, और there could be another scenario that management don't have got any resource who is free, they are even more booked than you who can work on this activity. Now they call you up and they ask you कि यार आप काम स्टार्ट करें इस एक्टिविटी में भी। नाउ क्या हो सकता है, आप कहेंगे जी कि सर मैं तो इन दिनों में एक्टिविटी ए पे काम कर रहा हूं, मैनेजमेंट विल आस्क यू कि एक्टिविटी बी पे भी इन पैरेलल काम करें। आप कहेंगे सर मैंने बताया था कि एक्टिविटी ए 5 दिन में हो जाएगी अगर मैं उस पर फुल टाइम काम करूंगा। देन आई एम वर्किंग ऑन दिस एक्टिविटी ए 8 आवर्स अ डे, हम एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं इस पे, तो एक्टिविटी बी का टाइम नहीं बचा मेरे पास, मगर एक्टिविटी बी आपको एलोकेट कर दी गई। This means you are over allocated. Now you are over allocated. Okay? मैं इसको अगर आपको डायग्रामेटिकली शो करूं तो कुछ बात जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से हो रही है कि दिस इज रिसोर्स ए और रिसोर्स ए है, ठीक है। दिस इज 24 आवर्स स्पैम, ये हमारा 24 आवर्स का स्पैम है, ठीक है। 24 आवर्स का, दिस इज आवर 24 आवर्स स्पैम फॉर प्रोजेक्ट। 24 आवर्स का टाइम है, इसमें से नाउ एज अ रिसोर्स हाउ मच टाइम यू कैन वर्क, यू कैन वर्क फॉर दिस 8 आवर्स। आप कहते हैं कि मैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक काम करूंगा, ये 8 घंटे, बीच में 1 घंटे का ब्रेक इंक्लूसिव। अगर आपको एक एक्टिविटी काम एलोकेट कर दी जाए जिस पे अगर आप, और नाउ एक्टिविटी ए आपको डिमांड कर रही है 8 आवर्स पर डे, आपको कह रहा है कि आप 8 आवर्स काम करेंगे, और एक्टिविटी बी भी आपको ये कह रही है कि 8 आवर्स पर डे। सो नाउ ये 8 घंटे के बजाय अब तो अगर आपने 16 घंटे काम करना है, सो आप ऐसा करें कि यहां से स्टार्ट करें काम, आप यहां से काम स्टार्ट करें, ये 8 घंटे भी करें और ये 8 घंटे भी करें, तो फिर जाके ये काम कंप्लीट होगा। इज इट पॉसिबल? नेचुरली आप बताइए। एग्जैक्टली, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आपके पास 8 घंटे हैं और आपको 16 घंटे का काम दे दिया गया है। जब किसी रिसोर्स को 8 घंटे से ज्यादा काम दे दिया जाए या उसकी कैपेसिटी से ज्यादा काम दे दिया जाए, जितने टाइम के लिए वो अवेलेबल है उससे ज्यादा काम अगर एलोकेट कर दिया जाए, देन यू से दैट योर रिसोर्स इज ओवर एलोकेटेड, ओके, ओवर बर्डन्ड। उसको उसकी सलाहियत से या उसके अवेलेबल टाइम से ज्यादा काम दे दिया गया है। सलाहियत इज नॉट राइट वर्ड, आई थिंक उसके अवेलेबल टाइम से ज्यादा काम उसको दे दिया गया है, जितनी एफर्ट वो कर सकता है एक टाइम पे। नाउ अब अगर ओवर एलोकेशन हो गई, ओवर एलोकेट रिसोर्स कर दिया गया उस वक्त, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? दैट इज रिसोर्स लेवलिंग। अब जो बात हो रही है वो हो रही है रिसोर्स लेवलिंग पे, कि हम लोग रिसोर्सेज को लेवल करेंगे। इसके बाद लेवल करने का मतलब क्या है कि पहले अगर आपका ग्राफ इस तरह जा रहा था, अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूं,
ये मेरा एक एक्सेस है और ये दूसरा एक्सेस है. दिस मीन्स दिस इज यहाँ पे 8 आवर्स, यहाँ पे 16 आवर्स. ओके, दिस इज 1 2 3 4 5 6 डेज है आपके. दीज आर डेज. नाउ दीज आर डेज. ओके, नाउ रिसोर्स ए की बात कर रहे हैं. रिसोर्स ए, तो आप देखिए कि रिसोर्स ए सपोज करें कि उसको जब एक्टिविटी ए एलोकेट की गई तो उसने 8 घंटे काम करना था. यहां पे भी 8 घंटे काम करना था, यहां पे भी 8 घंटे काम करना था. एवरीथिंग इज गोइंग नॉर्मल. बट इस जगह पे आके क्या हुआ, इस जगह पे उसको एक्टिविटी ए और बी दोनों पे काम करना पड़ गया. तो इस स्पेसिफिक डे के ऊपर, इस दिन के ऊपर ही इज ओवरलोडेड. रिसोर्स, हम क्या कहेंगे कि रिसोर्स ए इज ओवरलोडेड ऑन 4th डे. रिसोर्स ए 4th डे पे ओवरलोडेड है. ओके, नाउ इस ओवरलोडिंग को खत्म कैसे किया जाए? To get the best performance and results from resources, you need to manage resource workloads to avoid over allocation and under allocation. प्रोजेक्ट की वेलबीइंग के लिए और अपने रिसोर्स को ऑप्टिमम परफॉर्म करवाने के लिए और उसको मोटिवेटेड रखने के लिए आपने ख्याल करना है कि आपका कोई भी रिसोर्स, हत्तल वसा कोशिश होनी चाहिए आपकी कि आपका कोई भी रिसोर्स 8 घंटे से ज्यादा काम ना कर रहा हो. इन अदर वर्ड्स, नो रिसोर्स इज ओवर एलोकेटेड इन योर प्रोजेक्ट. कोई रिसोर्स भी आपका ओवर एलोकेटेड नहीं होना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, अगर इस जगह पे जब हम रिसोर्स लेवलिंग की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी ऐसा तरीका अपनाएंगे कि हम इसको इससे ऊपर का काम ना दें. एंड अंडर एलोकेशन की बात हो रही है, तो अंडर एलोकेशन मतलब ये है कि ये रिसोर्स 8 घंटे अवेलेबल था और ये यहां पे 4 घंटे काम कर रहा है. इसको भी हमने अवॉइड करना है ताकि प्रोजेक्ट अपने ऑप्टिमम टाइम और बजट के अंदर कंप्लीट हो जाए. सो दैट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर यू मस्ट ऑलवेज बी लॉयल टू योर प्रोजेक्ट. ओके, दैट इज व्हाट प्रोफेशनल ऑनेस्टी इज and that is what project management ethics are. So you don't have in fact to waste any time, any budget in your project. You have to try your best. At times there could be situations जहां पे आपको वेस्ट करना पड़ जाए, but you have to try your best. Let's see what next. Now it says resource living करनी कैसे है? Over allocation can be solved by number of ways. फॉर एग्जाम्पल, अब वो कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिन तरीकों की बेस पे ओवर एलोकेशन को रिजॉल्व किया जा सकता है. और इन अदर वर्ड्स, इन विच वी कैन डू रिसोर्स लेवलिंग. ओवर एलोकेशन को खत्म करना और रिसोर्सेज को लेवल करना इज द सेम थिंग. ओके, सो किस तरह, वो क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं जिन तरीकों से ये काम किया जा सके. It says changing the relationship, that is SSFS, SSFF. वो कह रहा है रिलेशनशिप चेंज कर दें आप एक्टिविटीज का. किस तरह से? आप सपोज कीजिए, इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि आपका एक एक्टिविटी थी, एक्टिविटी ए. इस पे रिसोर्स अली काम कर रहा था सपोज. ओके, ना अली को कह दिया गया कि आप एक्टिविटी बी पे भी काम करें, और एक्टिविटी बी का रिलेशनशिप क्या है? स्टार्ट टू स्टार्ट. अब अली यहां पे भी काम कर रहा है और अली इज नाउ वर्किंग हेयर एज वेल. तो अली 8 घंटे यहां और दोनों जगह काम करेगा. तो अली इज नाउ ओवर एलोकेटेड. नाउ इस ओवर एलोकेशन की वजह क्या है? क्योंकि अली ने एक्टिविटी ए और बी दोनों पे तो काम करना ही करना है, मगर
एक्टिविटी ए और बी दोनों साथ साथ हो रही हैं, तो ना उसको एक दिन में दोनों एक्टिविटी काम करना पड़ेगा। दोनों एक्टिविटीज पे काम करने का मकसद कि वो 16 घंटे काम कर रहा है। सो इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? इसको खत्म करने का जो तरीका आपको यहां बताया जा रहा है, एक्सक्यूज मी, दैट इज, जो तरीका आपको यहां बताया जा रहा है वो तरीका क्या है कि आप इन दोनों एक्टिविटीज का रिलेशनशिप चेंज कर दें। अगर मुमकिन है तो आप इसको इस फॉर्म में ले आए, ए और बी। नाउ पहले अली 8 घंटे दिन में यहां काम किया करेगा, जब ये काम खत्म हो जाएगा फिर अली यहां शिफ्ट हो जाएगा और यहां पे 8 घंटे काम करेगा। सो अली इफेक्टिवली 8 ही घंटे रोजाना काम करेगा, इस वीक में भी, इस वाले वीक में भी और इस वाले वीक में भी। जबकि यहां पे पैरेलल एक्टिविटीज थी इसलिए उसको 16 घंटे काम करना पड़ रहा था। सो दिस इज व्हाट फर्स्ट पॉइंट सेज कि आप रिलेशनशिप चेंज कर दें। देन कम्स चेंजिंग लैग टू 0 और चेंजिंग इट टू लीड। या आप लैग खत्म कर दें या उसको लीड में कन्वर्ट कर दें। ओके, वो किस तरह से? आप देखिए कि सपोज करें ये रिलेशनशिप था एक्टिविटी ए और बी में, ए और बी में। ओके जी, नाउ अली इज वर्किंग ओवर हेयर, देन अली इज वर्किंग ओवर हेयर। यहां पे ये 5 दिन का काम है, ये 5 दिन का काम है, यहां पे बीच में 2 दिन का गैप है। इसके बाद अली को एक्टिविटी सी पे काम करना है, जो कि यहां पे 2 दिन ओवरलैप कर रही है, 2 दिन ओवरलैप कर रही है। तो अली इन दो, यहां पे तो अली ठीक चल रहा था, नॉर्मल एक्टिविटी बी पे काम कर रहा था, लेकिन जब यहां पहुंचा अली तो अली एक्टिविटी बी पे भी काम कर रहा है और सी पे भी काम कर रहा है इन 2 दिनों में। तो अली इज ओवर एलोकेटेड फॉर दीज 2 डेज। तो अगर आप ये वाला लैग खत्म कर सकते हैं किस तरीके से, तो इस एक्टिविटी को आप यहां से यहां मूव करवा लें, इसको इधर मूव करवा लें, तो ये एक्टिविटी यहां खत्म हो जाएगी, तो अली यहां पे आके फ्री हो जाएगा। अली वुड नॉट, अब क्योंकि ये चीज खत्म हो जाएगी तो अली सिर्फ सी पे काम कर रहा होगा इस जगह पे, तो कोई ओवर एलोकेशन नहीं रहेगी। लुक फॉर सिनेरियोज लाइक दिस। तो अगर आप रिसोर्स लेवल कर रहे हैं तो पहला वाला सिनेरियो देखें, दूसरा सिनेरियो देखें। पहले आपने ये चीज देखी थी, अब आप ये चीज देख लें। ठीक है, कि आपने देखना है कि कौन सा तरीका प्रैक्टिकल हो सकता है। लाजमी नहीं है कि ये इनमें से कोई भी तरीका आप उठाएं और अप्लाई कर दें। सपोज करें कि मैं इस लैग को खत्म करना चाहता हूं, मैं इस वाले लैग को खत्म करना चाहता हूं, मगर ये तो क्योरिंग ऑफ कंक्रीट है, तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूं कि ओवर हीट करके उसको जल्दी क्योर कर दूं? नहीं कर सकता। इट विल टेक इट्स ड्यू टाइम। तो मेरा ये वाला मैकेनिज्म यहां पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा, मेरा ये मैकेनिज्म यहां पे अप्लाई ही नहीं हो सकेगा। तीसरा मेथड क्या बता रहे हैं जी? चेंजिंग वर्किंग टाइम्स। कह रहे आप वर्किंग टाइम चेंज कर दें। वर्किंग टाइम कैसे चेंज कर दें? वो कह रहे हैं जी अगर आपकी एक्टिविटी ए अगर इन दोनों एक्टिविटीज पे अली काम कर रहा है, तो आप ऐसा कीजिए कि इन 2 एक्टिविटीज को सपोज करें इनको सैटरडे संडे पे ले जाएं। अगर अली एक्टिविटी ए और बी पे काम कर रहा है तो एक्टिविटी बी को उठाएं और उसकी वर्किंग टाइम चेंज कर दें। एक्टिविटी बी पे इसको सैटरडे संडे पे भी काम करवा लें। तो वो 2 दिन का गैप जब अली ए और बी दोनों पे उसने काम करना था, आपने एक्टिविटी उठाई और सैटरडे संडे पे ले गए। नाउ एक्टिविटी वीक के अंदर वो एक्टिविटी ए पे काम करेगा और वीकेंड पे वो एक्टिविटी बी पे काम करेगा। ओके, नाउ कॉलिंग ऑन वीकेंड्स इज नॉट एथिकल। ओके, बट फॉर दिस देयर इज अ क्वेश्चन दैट इज ओवर टाइम। आप उसको यहाँ पे डबल पे करेंगे या ओवर टाइम पे करेंगे या अपनी कंपनी पॉलिसी के हिसाब से उसको उन हॉलीडेज पे करेंगे। मगर ये एक तरीका हो सकता है, या एक तरीका ये हो सकता है कि एक एक्टिविटी सुबह के टाइम परफॉर्म हो रही है, दूसरी को आप शाम के टाइम रख लें। ओके, सो आप टाइमिंग्स चेंज करके देख सकते हैं कि रिसोर्स ओवर एलोकेशन कैसे रिजॉल्व की जा सकती है। सो दिस वाज मेथड 3। नाउ कमिंग टू चेंजिंग यूनिट्स। यूनिट्स क्या होता है? सिनेरियो देखें आप,
इंपॉर्टेंट और अंडरस्टैंडिंग सिनेरियो बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। सपोज करें कि मेरा सपोज प्रोजेक्ट मैनेजर इज अ रिसोर्स। ना प्रोजेक्ट मैनेजर ने तो सुबह उठ के सारी एक्टिविटीज पे काम करना है, उसने तो रिसोर्स ए को भी, ए की भी एक्टिविटी पे काम करना है, रिसोर्स बी की एक्टिविटी पे काम करना है, रिसोर्स सी की एक्टिविटी पे काम करना है, सब पे सुपरविजन सबकी करनी है उसने ना, सुपरविजन सबकी करनी है। तो क्या होगा कि इस पे भी काम कर रहा होगा, इस पे भी काम कर रहा होगा और इस पे भी काम कर रहा होगा। मैं पीएम यहाँ पे एलोकेट करूंगा, मैं पीएम यहाँ पे भी एलोकेट करूंगा, पीएम यहाँ पे भी एलोकेट करूंगा। व्हाई? बिकॉज प्रोजेक्ट मैनेजर हैज टू सुपरवाइज, उसने सुपरवाइज करना है, तो सुपरविजन में के लिए तो उसको इन्वॉल्व तो होना पड़ेगा हर एक्टिविटी में। तो अगर वो, अब आप देखिए कि अगर वो 8 आवर्स यहाँ पे काम करता है, 8 आवर्स यहाँ पे काम करता है, 8 आवर्स, तो 24 घंटे वो काम करेगा। और 24 घंटे वो काम कर भी, एक्टिविटी का टाइम अगर सेम टाइम है तो किस तरह से वो मैनेज करेगा? सो कोई तीसरा देखने वाला शख्स या आपका सिस्टम या कंप्यूटर आपको अलार्म कर सकता है कि भाई साहब यू आर डूइंग रॉन्ग ओवर हियर, या मैडम प्लीज आप इसको इस तरह ना करें, इस तरह करें। बट उसको ये बात नहीं पता, लेकिन आपको ये बात पता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर बेशक वो 3 एक्टिविटीज पैरेलल काम कर रहा है, लेकिन उसका काम बहुत ज्यादा नहीं है, उसने बहुत ज्यादा इन्वॉल्व तो नहीं होना। वो अगर 8 घंटे की एक्टिविटी है तो वो शायद आधा घंटा इन्वॉल्व होगा, 1 घंटा हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएगा, 2.5 घंटे हो जाएगा, 3 घंटे हो जाएगा। उसके बाद वो नेक्स्ट एक्टिविटी चला जाएगा, फिर नेक्स्ट पे चला जाएगा, और ऐसे सबको गाइड करते करते वो आगे 10-20 एक्टिविटी काम करता रहेगा। सो मैं ये कर सकता हूं कि जब मैं, दूसरी चीज ये है कि जब भी मैं कहता हूं मैंने रिसोर्स एलोकेट कर दिया, तो मैं कहता हूं कि 8 घंटे, मैं कहता हूं नहीं, यहां पे मैं इसको, प्रोजेक्ट मैनेजर मेरा यहां पे कितना काम करेगा, मैं क्या कहता हूं यहां पे, मैं कहता हूं यार कि प्रोजेक्ट मैनेजर मेरा यहां पे 30% टाइम यहां काम करेगा, 30% टाइम यहां काम करेगा, 30% टाइम यहां पे काम करेगा। सो दिस इज व्हाट आई नो। तो मेरे पास ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जो कि आगे हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह से बता सकते हैं कि कौन सा रिसोर्स कितने यूनिट लगा रहा है। तो हम कह रहे हैं 33% यूनिट वो एक एक्टिविटी पे लगा रहा है, 33% दूसरी पे लगा रहा है, और 33% वो तीसरी पे लगा रहा है, या 30-30%। 100% यूनिट का मतलब होता है, अगर आप कहें 100%, इसका मतलब है 8 आवर्स। सो जब मैं 30% कह रहा हूं तो आप देख ले मैं क्या कह रहा हूं कि इस एक्टिविटी कितने आवर्स वो काम करेगा। सो इस तरह से आप यूनिट्स कम करके भी अपने रिसोर्स को की लेवलिंग कर सकते हैं, या उसका ओवर एलोकेशन रिजॉल्व कर सकते हैं। सो ये बात होगी हमारी रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग चेंजिंग यूनिट्स। नाउ हम लोग बात करते हैं कि एडिंग एक्स्ट्रा ओवर टाइम आवर्स टू दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। हम बात करते हैं कि उस पर्टिकुलर रिसोर्स को वो एक्स्ट्रा वर्किंग, वो उसको ओवर टाइम चार्ज कर देते हैं, ठीक है। दिस कुड ऑल्सो बी अ सिनेरियो। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से यहां पे मेरा रिसोर्स, अब देखिए ये जो 8 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहा है, इसको हम लोग ओवर टाइम पे कर देंगे। जब इसको हम ओवर टाइम पे करेंगे तो दैट मीन्स कि हमने एक तरह से ओवर एलोकेशन रिजॉल्व कर दी। बिकॉज ये बात याद रखिए कि नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ओवर टाइम रेट इज ट्वाइस और थ्राइस ऑफ नॉर्मल पर आवर रेट। सो जितना वो आपको कंपनी ओवर स्ट्रेस कर रही है, कंपनी आपको उतना पे भी कर रही है, कंपनी उतना फाइनेंशियल लॉस भी बेयर कर रही है। सो कीपिंग इन व्यू ऑल दीज मेथड्स, ये तमाम के तमाम तरीके हम लोग इंशाल्लाह परफॉर्म करके देखेंगे, एक नहीं मल्टीपल सॉफ्टवेयर से परफॉर्म करके देखेंगे कि ये इसका एक्चुअल इम्पैक्ट आता किस तरह से है, ये एक्चुअली किराया किस तरह से जाता है। सो स्टूडेंट्स, इन सब तमाम के तमाम मैकेनिज्म को आपने मद्देनजर रखना है जब आप अपना प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो
और जब आप रिलेशनशिप्स अप्लाई कर रहे हो. Okay, now the next thing over here is PERT, that is Program Evaluation and Review Technique. This is a very much useful and applied technique which is being used from past many years, and it has got its own strength. इस चीज़ को अप्लाई करके देखा जा चुका है, आजमूदा नुस्खा है कि ये आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको मदद देगा. PERT, Program Evaluation and Review Technique, is a network analysis technique used to estimate project duration when there is a high degree of uncertainty about the individual activity duration estimates. अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां पे कर रहा है. PERT इज अ नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक यूज्ड टू एस्टिमेट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन. सो सबसे पहली चीज ये बात देख लीजिए कि PERT आपका किस काम के लिए यूज होगा? ड्यूरेशंस के साथ इसने कुछ खेलना है. इट हैज टू प्ले विद द ड्यूरेशंस. ओके, नाउ व्हाट ड्यूरेशंस? व्हेन देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट द इंडिविजुअल एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टिमेट्स. जब आपकी एक्टिविटी की एस्टिमेशन के अंदर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी हो. व्हाट डू वी मीन बाय दिस वर्ड अनसर्टेनिटी एंड हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी? सपोज कीजिए कि कोई एक एक्टिविटी है आपके प्रोजेक्ट पे. आप अपने अब नाउ हमने बात की थी कि जब भी आप प्लानिंग करेंगे, ड्यूरेशन करेंगे, तो आप ग्रुप्स में करेंगे, आप अपनी टीम के साथ डिस्कस करेंगे, आप रिस्पेक्टिव लोगों को बुलाएंगे. लाजमी नहीं है कि प्रोजेक्ट मैनेजर को हर एक चीज का एक्सपीरियंस हो. तो आप क्या करेंगे कि आप अपनी टीम के एक्सपर्ट लोगों से मशवरा लेंगे, आप उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करेंगे ये देखने के लिए कि एस्टिमेट क्या होना चाहिए. नाउ यू कम अप टू समवन हु इज नॉट अ गुड वर्कर और नॉट अ गुड परफॉर्मर लाइक मी. आप उसे कहते हैं यार फलां एक्टिविटी हमने परफॉर्म करनी है, उसका ड्यूरेशन कितना टाइम लग जाएगा इसमें? सर ये तो 25 दिन में होगी, उससे कम में तो नहीं होती. कहते हैं अच्छा चलो. आप जाते हैं, जाकर आप लिख लेते हैं 25. एक और साहब आते हैं आपकी टीम के, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में बैठते हैं, बात करते हैं, या आपके साथ पर्सनल मीटिंग में बैठते हैं. आपने कह दिया यार कि ठीक है, इस बंदे ने मुझे कहा 25 लगेगा. आपने कहा 25 ड्यूरेशन. उसने कहा ओए यार ये तुमने 25 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? क्योंकि मेरी डिस्कशन हुई है और ये 25 दिन टाइम लगेगा. नहीं यार, मेरा ख्याल से ना ये जो काम है ना, ये तो 10 दिन से ऊपर का है ही नहीं, काटो इसे. नाउ यू आर शॉक्ड. आप कहते हैं यार वो 25 कह रहा था, ये 10 कह रहा है. बंदा बहुत एनर्जेटिक है, बहुत सक्सेसफुल है, उसका एस्टिमेट को आप रद्द भी नहीं कर सकते क्योंकि उसने काम किए हैं, उसने काम करके दिखाए हैं अभी तक. आप उठाया आपने एस्टिमेट, आप जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं यार 25 दिन 10 दिन 25 दिन 10 दिन. और इसी दौरान डिस्कशन होती है आपकी मैनेजमेंट से, और मैनेजमेंट कहती है यार कि अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस इस चीज में जो है ना 18 दिन लगेंगे. लो जी, एक और एस्टिमेट आ गया, 18 आ गया. ठीक है सर 18 लगेंगे, 18 कर लेते हैं. क्या हुआ कि आपके पास 3 तरह के एस्टिमेट्स पड़े हैं, 4 तरह के एस्टिमेट्स पड़े हैं, 5 तरह के एस्टिमेट पड़े हैं. आप क्या करेंगे? आपके पास सपोज आपने 5 लोगों से लिया, आपको ये एस्टिमेट्स आ गए, 30 आ गया, 28 आ गया, 22 आ गया, 7 आ गया, और 14 आ गया, और 13 आ गया. अब आप क्या करेंगे? आपको यू नीड टू हैव सम मैकेनिज्म, सम टेक्निक
कि जिसको यूज करते हुए आप अपना एस्टिमेट ठीक कर सकें, एक ऐसा रिलायबल एस्टिमेट कैलकुलेट कर सकें जो कि आपको हेल्प आउट करे आपके प्रोजेक्ट प्लानिंग में. सो PERT uses probabilistic time estimates. प्रोबेबिलिटी के साथ थोड़ा प्ले करता है और आपको टाइम एस्टिमेट्स देता है. It says duration estimates based on using optimistic, most likely and pessimistic estimates of activity duration or a three point estimation. Now इससे एक बात क्लियर हो गई कि PERT will use 3 point estimate. That means कि वो 3 एस्टिमेट लेगा और उसके ऊपर कैलकुलेशन करेगा. Now इस बात को आप याद रख लीजिए, ज़े नशी कर लीजिए, that PERT uses 3 point estimation technique. Okay, PERT uses 3 point estimation technique. ना वो 3 point कौन से होंगे? मेरे पास तो यहाँ पे 6 एस्टिमेट आए पड़े हैं. Now there are 3 different terms. जरा आप देखिए, there is term optimistic. ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक वो लोग होते हैं जो कि चीज़ों को बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से देखते हैं, बहुत शार्पली परफॉर्म करते हैं और उनके एस्टिमेट्स जो हैं नॉर्मली वो बहुत छोटे, थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा काम डिलीवर कर देते हैं. ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं, चीज़ों को बड़ा पॉजिटिवली देखते हैं और पॉजिटिवली बिहेव करते हैं और पॉजिटिवली परफॉर्म करते हैं. उन लोगों का एस्टिमेट सबसे कम एस्टिमेट होगा. सो अगर मैं कहूँ कि ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट आप उठा लें इसमें से, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे यार इसमें से दिस वन इज माय ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट. ओके, नेक्स्ट थिंग इज मोस्ट लाइकली. मोस्ट लाइकली क्या होता है? मोस्ट लाइकली वो चीज जो समवेयर मिड में आ रही है, कहीं पे, जो ज्यादातर लोगों से आप पूछेंगे ना तो वो उसके करीब करीब एस्टिमेट बताएंगे आपको. तो अब देखिए कि आपको अगर मैं लूँ तो मुझे 22 सीम्स टू बी मोस्ट लाइकली. मैं कहता हूं यार कि ठीक है, दिस इज माय मोस्ट लाइकली एस्टिमेट. ओके, एंड देन पेसिमिस्टिक, वो लोग जो कि स्लो थिंकर्स हैं, वो लोग जो कि चीज़ों को डिले करके परफॉर्म करते हैं, वो लोग जो कि चीज़ों को स्लोली परफॉर्म करते हैं, वो लोग वो क्या करेंगे? वो उनके लिए पेसिमिस्टिक, वो एस्टिमेट जिसका सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन है. सो इट विल बी 30. आप 3 पॉइंट निकाल लेंगे. ओके, यू विल फाइंड 3 पॉइंट्स और उन 3 पॉइंट्स की बेस पे आप कैलकुलेशन करेंगे. नाउ क्या कैलकुलेशन करेंगे? हम देखते हैं क्या कैलकुलेशन करेंगे जी. PERT का फॉर्मूला है, इट इज अ वेटेड एवरेज. ना उसको वेटेड एवरेज कहते हैं. PERT का फॉर्मूला है कि आपका जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम आया वो लीजिए, जो कि हमने पहले देखा क्या था, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय मोस्ट लाइकली टाइम, जो भी आपकी मोस्ट लाइकली टाइम की वैल्यू आई वो ले लीजिए, एंड देन प्लस पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाय 6. तो अगर आपका मैं इस एग्जांपल में देखूं तो मेरे पास क्या आएगा? मैं कहूंगा कि माय PERT एस्टिमेट वुड बी इक्वल टू व्हाट? इट बी इक्वल टू, सबसे पहले मेरा ऑप्टिमिस्टिक दैट इज 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय मोस्ट लाइकली दैट इज 22 प्लस what? Pessimistic, that is 30 divided by 6. and why it is 6? एक वेट इसका आ गया, एक वेट इसका आ गया 2, और 4 वेट मोस्ट लाइकली के आगे 6. so it is weighted average, in fact weighted average. okay, now this is what it is telling us. this is the formula जिसको हमने वहां लगा लिया. now look at this example. If optimistic time is 8 days, most likely time is 10 days, and pessimistic time is 24 days. तो मेरी कैलकुलेशन किस तरह से होगी? 8 वर्क डेज मेरा ऑप्टिमिस्टिक आ गया, प्लस 4 इंटू मोस्ट लाइकली दैट इज 10, एंड प्लस 24 डेज जो कि मेरा पेसिमिस्टिक है, डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू 12 डेज. जो 12 डेज मेरा एस्टिमेट आया है, जो मेरा ये जो एस्टिमेट है, नाउ ये वो एस्टिमेट है जो कि PERT टेक्निक आपको कहती है कि आप यूज करें. दिस इज रिलायबल एस्टिमेट, एंड ओवर टाइम इट हैज बीन चेक्ड कि ये जो एस्टिमेट आया ये एक रिलायबल एस्टिमेट होगा.
Therefore, you use 12 days on the network diagram instead of 10 when using PERT for above example. So जहां पे भी ambiguity आए 3 estimates लें, उनको PERT में apply करें और आपको reliable estimate मिल जाएगा. You may use it. Students, that's all for today's lecture. Let's discuss what we studied in today's lecture. हमने आज किन किन चीज़ों पे बात की. तो सबसे पहले जब हम आए तो हम लोगों ने देखा कि प्रीडिसेसर क्या होता है, और हम लोगों ने देखा कि इफ बी इज डिपेंडेंट ऑन टास्क ए, तो आप कहते हैं कि ए आपका बी का प्रीडिसेसर हो गया. देन हम लोगों ने 4 टाइप्स के एक्टिविटी डिपेंडेंसीज में बात की. फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश एंड स्टार्ट टू फिनिश. इन चारों के दरमियान डिफरेंस देखा और ये देखा कि कौन सी एक्टिविटी टाइप कब कब यूज होगी. देन स्टूडेंट्स हम लोगों ने उसके बाद बात की रिसोर्स ओवर एलोकेशन में, कि ओवर एलोकेशन क्या होता है. ओवर एलोकेशन में हमने थोड़ा सा देखा कि वो रिसोर्स जिसको उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम एलोकेट कर दिया जाए, वी कॉल इट ओवर एलोकेटेड रिसोर्स. देन हम लोगों ने देखा कि उस ओवर एलोकेटेड रिसोर्सेज को लेवल कैसे करना है. सो हम लोगों ने डिस्कशन किया कि यार इसको लेवल करने के लिए ये फलां 5 तरीके हैं. उन 5 के 5 तरीकों को हमने डिस्कस किया. एंड देन हम आगे एस्टिमेशन पे, कि हम लोग अगर ड्यूरेशन एस्टिमेशन जब कर रहे हैं, जो कि हम अपने प्लान्स में करेंगे, वो रिलायबल एस्टिमेट हमने फाइंड आउट कैसे करना है, कैसे हमने एक्सट्रैक्ट करना है. तो हम लोगों ने PERT टेक्निक पढ़ी, PERT टेक्निक सीखी, और हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा जो कि ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक एस्टिमेशन के ऊपर बेस्ड था, और उसने हमें एक रिलायबल एस्टिमेट दे दिया. सो माय स्टूडेंट्स, आई थैंक ऑल ऑफ यू टू बी हेयर विद मी, और आप लोगों ने बड़े पैशन से ये सारा लेक्चर सुना. आई विल ट्राई कि मैं आपको वो तमाम कॉन्सेप्ट्स जो कि सॉफ्टवेयर में यूज़ होंगे, वो तमाम के तमाम आपसे डिस्कस भी करूं. एंड आफ्टर दैट हम लोग उन सब चीज़ों को अपने सॉफ्टवेयर्स में अप्लाई करके देखें, और इंशाल्लाह वी विल आल्सो ट्राई कि आप लोग सॉफ्टवेयर यूजेज में उस लेवल पे आ जाएं दैट व्हेनेवर यू गो टू द मार्केट you don't get stuck into any interview as well as in your practical project planning and management. Thank you.